तो आज है अध्याय 8 ठोसों के यांत्रिक गुण, है ना। इसमें 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक सभी प्रश्न आज पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला 1 अंक का प्रश्न है। इसमें सही विकल्प आएगा, खाली स्थान आएगा, है ना, और सही जोड़ी आएगा, एक वाक्य उत्तर आएंगे। तो देखते हैं। विमाहीन मात्रकहीन राशि है, तो जो भी इसमें राशि है उसमें से विमाहीन राशि क्या होती है? विकृति, क्योंकि वो लंबाई में वृद्धि और मूल लंबाई के अनुपात के बराबर, तो ऊपर भी लंबाई और नीचे भी लंबाई, है ना, तो कट जाएगा, तो उस नहीं होगा। आयतन विकृति संभव है, तो आयतन विकृति किस में हो सकती है? ये ठोस में भी हो सकती है, द्रव में भी हो सकती है और गैस में भी हो सकती है। माने आयतन को कम ज्यादा यदि करना है तो आयतन सभी में पाया जाता है। ठोस का भी आयतन होता है, द्रव का भी आयतन होता है और गैस का। फिर यहाँ पर पायसन अनुपात का व्यवहार में मान होता है, तो ये लगभग 0.5 के आसपास होता है। 0.5 से कम होता है ना, लेकिन ये 0.5 से क्या लिख दिया है? अधिक। यदि 0.5 ही लिखा रहे, ये न लिखा रहे, तो 0.5 देना है, पॉइंट में होता है। इसके बाद यहाँ पर जो अगला प्रश्न है उसको हम देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, हुक का नियम परिभाषित करता है। तो हुक का नियम क्या परिभाषित करता है? ये करता है प्रत्यास्थता की सीमा, है ना। और एक ही पदार्थ से बने 2 तारों से जिनकी लंबाई समान है परंतु त्रिज्याएं 1:2 के अनुपात में है, तो समान भार लटकाने पर इनकी लंबाइयों में वृद्धि का अनुपात कैसा होगा? तो यहाँ पर समझना कि लंबाइयों का अनुपात कितना है? 1/2, ठीक है। तो उसके लंबाई में वृद्धि का, लंबाई का अनुपात नहीं दिया, किसका दिया है? त्रिज्याओं का अनुपात। माने यहाँ समझो कि R1 का मान है, ये वाला किसका मान है? R2 का मान है, ठीक है। तो इनके लंबाई में वृद्धि हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो रिलेशन होता है वो ऐसा समझ सकते हो कि जो लंबाई है जैसे L1 और L2, तो जो क्षेत्रफल होता है वो होगा A2/A1, ये रिलेशन होता है। तो यहाँ पर देखो, जो तार होती है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि बात करें तो तार होती है वृत्ताकार, तो वृत्ताकार क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा πr2 का स्क्वायर, सॉरी ये πr² भर होगा ना, ठीक है। तो फिर से यहां पर देख लेते हैं, हमारे पास क्या था? ये है L1/L2, रिलेशन क्या होता है? A2/A1, ये होता है πr2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा πr1 का स्क्वायर। समझ में आ गया? तो यहाँ से पाई कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा? R2/R1 का स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास जो अनुपात दिया है, ये पहला वाला है R1 और दूसरा है क्या? R2, त्रिज्या न दिया है, तो इसको हम R2 को क्या मान लेंगे? यहाँ पर ये 2 और R1 का मान कितना है? 1, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4/1। मान लो 1/3 होता तो वो फिर 9/1 हो जाता, उसका स्क्वायर करके निकालते हैं, इस तरह से है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। ये जो महाधमनी खंड जैसे पदार्थ जिन्हें तनित कर अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकते, इन्हें कहते हैं। तो जिसको उनके लंबाई के कई गुना बढ़ाया जा सकता है, जैसे इतनी छोटी सी चीज है और उसको हम बहुत लंबा खींच सकते हैं, तो ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थलक। जैसे रबर ही है, रबर इतनी छोटी है लेकिन खींचकर बहुत लंबा करते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थलक। तो ये प्रत्यास्थलक है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं 7वां प्रश्न है, साधारण द्रव्यों में अपरूपण गुणांक का मान यंग गुणांक से होता है कम, है ना। तो यहाँ पर यही है कि यदि जो द्रव्य होते हैं उनमें ज्यादा विकृति पैदा हो सकती है, उनके अणु दूर दूर रहते हैं ना, तो उनको पास लाया जा सकता है, सिकोड़ा जा सकता है। जिसका पहले से पास है तो उसको दूर ले जाना भी कठिन होता है और पास लाना भी कठिन होता है। तो यहाँ पर जो होता है अपरूपण गुणांक किसके लिए? द्रव्यों के लिए, वो कैसा होता है? कम होता है। इसके बाद 8वां देख लेते हैं, प्रत्यास्था की श्रांति या थकान किसके लिए न्यूनतम होगी? तो थकान वो होती है कि यदि उसको सिकोड़ दो तो सिकुड़िन रहे और फिर धीरे धीरे वो बढ़े, तो हम उसको बोले कि क्या हो गया? थकान हो गया। जैसे कभी कभी हमारे हाथ में मोच आ गया, अभी हम हाथ को ऐसा ऐसा हिला रहे हैं, जब मोच आ जाता, अरे भाई, अरे ऊपर नहीं जा रहा, ऊपर नहीं जा, हम धीरे धीरे इसको करते हैं, तो जो धीरे धीरे अपना पुरानी पोजीशन में आता है तो हम कहेंगे कि वो क्या हो गया? थकान। तो इसमें रबर की थकान क्या रहेगी? कम। रबर का खींचो, छोड़ो, जल्दी उसी में आ जाएगी। बाकी चीजें उसी में आने में थोड़ा उनको क्या लगेगा? टाइम लगेगा।
ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि किसके लिए थकान क्या होगी, न्यूनतम होगी। माने रबर को खींचो तो थकेगी नहीं, जल्दी वापस आ जाएगी। अब बाकी चीज को इसमें जो है, किसी को चीज को खींचोगे तो उसको आने में क्या लगेगा, समय लगेगा वापस आने में। 9वां है निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। तो ये तांबा है, इस्पात है, रबर है, प्लास्टिक है, इसमें सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है, इस्पात। इस्पात माने लोहा। ठीक है, इस्पात का मतलब क्या है, लोहा। इसी का अंग्रेजी नाम क्या है, स्टील। लोहे को स्टील भी बोलते हैं। घर में जो बर्तन होता है उसको स्टील बोल देते हैं, पर वो स्टील नहीं है, वो स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो यहां पर हमको अधिक प्रत्यास्थ कैसे पता चलता है, जितना जो ज्यादा मजबूत होगा वो अधिक प्रत्यास्थ होगा, ये समझो। हाँ जी, अब रिक्त स्थानों में देखते हैं। यंग गुणांक केवल ठोस पदार्थों में ही संभव। यंग का मतलब होता है जैसे हम लंबाई में वृद्धि करते हैं, तो लंबाई किसकी बढ़ेगी, गैस को बढ़ा सकते हैं, पानी की लंबाई बढ़ा सकते हैं, उसका तो आयतन घटता बढ़ता है। तो जो यंग गुणांक है वो किससे संबंधित है, लंबाई से। लंबाई किस में हो सकती है, केवल ठोस में। अपरूपण गुणांक केवल किस में संभव है, ठोस में। अपरूपण गुणांक का मतलब है उसकी आकृति में परिवर्तन करना। फिर आयतन प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है, संपीड़न, है ना। इसके बाद स्टील रबर की तुलना में कैसा होगा, अधिक प्रत्यास्थ। इसको बदल भी देता है, रबर स्टील की तुलना में खाली स्थान प्रत्यास्थ होगा, तो रबर क्या होगा, कम प्रत्यास्थ। इसमें से ये देखना है कि मजबूत कौन है, स्टील और रबर में मजबूत कौन है, स्टील। तो स्टील अधिक प्रत्यास्थ होगा। जो ज्यादा मजबूत होगा, ज्यादा प्रतिबल सहेगा, वो अधिक प्रत्यास्थ होता है। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को क्या कहा जाता है, प्रतिबल। अब यहां पर यदि चरम सामर्थ्य बिंदु और विभाजन बिंदु दूरी पर, अधिक दूरी पर हो, तो वह पदार्थ कैसा कहलाएगा, तन्य कहलाएगा। अब चरम सामर्थ्य बिंदु और विभाजन बिंदु जब हम लोग अभी ग्राफ पढ़ेंगे, एक प्रतिबल विकृति का ग्राफ, तो वहां समझेंगे। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखें, प्रतिबल कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। वह बल जो किसी वस्तु के आकार आकृति में परिवर्तन कर देता है उसको हम क्या बोलेंगे, विरूपण बल। माने उसमें विकृति परिवर्तन, विकृति कर देता है। वह वस्तु जिसमें स्थायी विरूपण हो जाता है वो क्या कहलाएगा, प्लास्टिक वस्तु। माने एक बार उसको मोड़ दिए हो या तोड़ दिए हो तो फिर वह अपनी पुरानी स्थिति में वापस नहीं आ सकती है, ऐसी वस्तु को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक। तो स्थायी विरूपण हो गया, है ना। इसके बाद जो पदार्थ अपनी लंबाई का कई गुना बढ़ जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यास्थलक। अब यहां पर सही जोड़ी देख लेते हैं। इसमें देखो अनुदैर्ध्य विकृति, तो अनुदैर्ध्य विकृति का संबंध लंबाई से है। देख लो इसमें लंबाई वाला कहां पर है, हाँ, डेल्टा एल अपॉन क्या हो गया, एल, है ना। तो इस तरह से यहां पर पहले का क्या हो जाएगा, ये बी नंबर। फिर यहां पर दूसरा है आयतन विकृति, तो आयतन ही है, अंग्रेजी में उसको वॉल्यूम बोलते हैं, भी से आ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, माइनस डेल्टा वी अपॉन भी। इसके बाद कौन सा विकृति है, अपरूपण विकृति। तो अपरूपण विकृति का माने कोण का झुकाव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। फिर यहाँ पर क्या है, प्रतिबल। तो प्रतिबल का सूत्र होता है प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल, एफ अपॉन ए हो गया। और यहाँ पर विकृति जो होती है कैसी राशि होती है, विमहीन राशि होती है ना। चलो अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पर है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर देखते हैं, किसी प्रत्यास्थ तार को खींचने में किया गया कार्य या एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। तो ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र भी डेरिवेशन भी करेंगे, तो इसको याद करना पड़ेगा, U बराबर 1/2 गुणे यंग गुणांक गुणे विकृति का स्क्वायर। ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है किसी तार को खींचने में, है ना। वही पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है कहलाते हैं, वही प्रत्यास्थलक ही कहलाएगा, है ना। प्रतिबल का मात्रक लिखिए। तो अभी आप देख रहे थे प्रतिबल का सूत्र क्या था, F अपॉन ए। तो F माने बल, उसका मात्रक न्यूटन, ए माने क्षेत्रफल, उसका मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। अगला देख लेते हैं। यहां पर चट्टानों के प्रत्यास्थ गुणों के आधार पर पृथ्वी पर्वत की अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है, तो लगभग कितनी हो सकती है, 10 किलोमीटर। पृथ्वी पर कोई ऐसा पर्वत नहीं पाया जाता है जो 10 किलोमीटर से अधिक ऊंचा हो। जो सबसे ऊंची चोटी है वो एवरेस्ट, है ना, वो 8,884 मीटर है, लगभग मान लो 9 किलोमीटर है। कितना है, 9 किलोमीटर। यदि हम बोले कि बहुत ठंडा हो गया, बर्फ है, बर्फ आओ जम जाए, ठीक है, कोशिश करें, तो वो अधिकतम कितना हो सकता है, 10। नहीं, वो फिर नीचे ऐसे फैलना चालू हो जाता है, नीचे से गिरना चालू हो जाता, ज्यादा ऊंचा नहीं जाता, है ना। तो इतना ही पृथ्वी सह सकती है, कुल मिला के ऐसा है। तो पर्वतों की ऊंचाई कितनी हो सकती है, अधिकतम 10 किलोमीटर। तनन प्रतिबल किसे कहते हैं, तो अभिलंब प्रतिबल के प्रभाव से किसी वस्तु की लंबाई में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए।
तो उसे हम क्या कहेंगे, तनन प्रतिबल। माने हम ऐसा बल लगाएं किसी वस्तु में कि उसकी लंबाई क्या हो, बढ़े, तो हम उसे क्या कहेंगे, तनन प्रतिबल। फिर संपीड़न प्रतिबल किसे कहते हैं, तो वही अभिलंब प्रतिबल के प्रभाव से किसी वस्तु की लंबाई में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, संपीड़न प्रतिबल कहेंगे। अब यहाँ पर अगला देख लेते हैं, प्रत्यानयन बल और विरूपक बल के मान समान कब होते हैं, तो जब वो एक ही वस्तु में लगें। तो जैसे कि मतलब ये है, यहाँ पर मेरे पास एक डायरी है, यहाँ पर जो मैं बल लगा रहा हूँ ये कौन सा बल हो गया, विरूपक बल, और जो ये इसको सीधा करके ले जा रहा है वो इसका क्या कहला गया, प्रत्यानयन बल। ठीक, प्रत्यानयन बल आंतरिक बल होता है। तो यदि मैं 10 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ तो प्रत्यानयन बल भी कितने का होगा, 10 न्यूटन का। तो एक ही वस्तु में यदि हम विरूपक बल लगा रहे हैं तो उसी वस्तु में प्रत्यानयन बल भी होगा, तो दोनों का मान कैसा होगा, बराबर। तो यही अब पूछा है कि प्रत्यानयन बल और विरूपक बल कब समान होते हैं, जब एक ही वस्तु में लगेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि बल मैं यहां लगाऊं, प्रत्यानयन दूसरे का कैलकुलेट करने लगो तो गड़बड़ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहां पर, ये हुक के नियम परिभाषित करता है, ये शुरू से आ गया, फिर से देखो। अच्छा ठीक, हाँ हाँ उसमें रख दिया। तो चलो अब आगे देख लेते हैं, तांबा, पीतल, अल्मुनियम, इस्पात में से कौन सा अधिक प्रत्यास्थ है, तो कौन सा होता है, इस्पात। जो ज़्यादा मजबूत हो ये समझो उसकी प्रत्यास्थता क्या होती है, अधिक होती है। फिर प्रत्यास्थता की सीमा किसे कहते हैं, तो देखो विरूपक बल का अधिकतम मान जिससे अधिक बल लगाने पर प्रत्यास्थता का गुण वह वस्तु क्या करती है, खो देती है। जैसे मान के चलो इस पेन को मैं ऐसे खींच रहा हूं, ये सहती जा रही है, तो मान लो इसमें 500 न्यूटन का बल लगाया, 500 न्यूटन के बल में लगाने के बाद यदि मैं इसको छोड़ा तो फिर अपनी पुरानी स्थिति में आ गई। लेकिन मैं जैसे 501 न्यूटन बल किया ये टूट गई, माने सह नहीं पाई, तो वही 500 न्यूटन बल क्या कहलाया, प्रत्यास्थता की सीमा। जब तक कोई वस्तु प्रत्यास्थ बनी रहती है, इतना हम प्रतिबल लगाएं कि वह प्रत्यास्थ बनी रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसकी प्रत्यास्थता की सीमा। ठीक है, इसके बाद यहां पर देख लेते हैं, तार के यंग गुणांक का सूत्र लिखिए। तो यंग गुणांक का सूत्र ये है, इसको अभी हम डेराइव करेंगे, तो अभी फिलहाल ये देख लो, y बराबर mgl पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। यहाँ mg नहीं लिखते तो f लिख देते हैं, और पाई आर स्क्वायर नहीं लिखते तो a भी लिख देते हैं, है ना। इसके बाद यहाँ पर y की बीमा है, थोड़ा सा हम दोनों चीज़ों को देख लेते हैं, देखते हैं। यंग गुणांक जैसे कोई भी गुणांक हो, चाहे यंग गुणांक हो, चाहे प्रत्यास्थता गुणांक हो, चाहे दृढ़ता गुणांक हो, सब के लिए सूत्र यही होता है, ये होता है F/A, और बटे में क्या होता है, विकृति, माने प्रतिबल बटे क्या होता है, विकृति। तो यहाँ पर देखो, यदि हम लंबाई की बात करें तो FA, और यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा L अपॉन क्या हो जाएगा, L, ये सूत्र होता है। यदि इसको करेंगे तो ये जो नीचे का है कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे, और ये डेल्टा L लिख दिया, है ना। अच्छा, अब यहां पर बल के लिए हम यदि भार लटकाते हैं तो mg लिख देते हैं, L हो गया, और क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो डेल्टा L हो गया। इस तरह से ये सूत्र बन जाता है प्रत्यास्थता गुणांक का। तो किसी भी गुणांक का सूत्र बनाना हो यहां से चालू करके हम बना सकते हैं। नहीं, यहाँ पर a का क्षेत्रफल हम पाई आर स्क्वायर लिखें, डेल्टा L तो ये वाला है, क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का होता है, अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार होता है ना, ऐसे। ठीक है, अब बीमी विधि द्वारा इसके सत्यता की हमको क्या करना है, जांच करना है। तो सत्यता की जांच के लिए हम क्या करेंगे, इधर की बीमा और उधर की बीमा दोनों को हम लिख देंगे। तो देखो y की जो बीमा होती है वो क्या होती है, ये ml इनवर्स t माइनस 2। यदि आपको विमय भूल जाए कि अब हम विमय हमको पता नहीं है इसका क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये सूत्र FA अपॉन और डेल्टा L अपॉन L। तो ये भी L है, ये भी L है, ये विमहीन हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, F अपॉन A, तो F का क्या होता है MLT माइनस 2, और A का क्या होता है L2, तो इसमें से एक ठो कट जाएगा तो क्या बचेगा ML माइनस 1 T माइनस 2। इस तरह से निकाल सकते हो, है ना। तो ये मैं लिख दिया। अब यहाँ पर हमको इसकी बीमा निकालना है MGL की, इसकी भी जांच करेंगे। यदि दोनों बीमा का मान समान हो गया तो दिया गया समीकरण क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो देखो M की बीमा क्या हो गई M, G की जो होती है गुरुत्वीय त्वरण है LT माइनस 2, और L की क्या हो जाएगी L।
फिर यहाँ पर देखते हैं पाई की कोई बीमा नहीं होती, आर स्क्वायर की क्या हो जाएगी एल स्क्वायर, और डेल्टा एल की भी क्या हो जाएगी एल। यहाँ पर सब ये काटोगे छांटोगे, यहाँ पर ये एल सी एल कट जाएगा और एक ठो एल ये भी कट गया। अब हमारे पास क्या बचा एम एल इनवर्स टी माइनस टू, तो दोनों की बीमा क्या हो गई समान, माने दिया गया समीकरण कैसा है सत्य है, ऐसे करके। अब देखते हैं संवेदी उपकरणों जैसे घड़ी व धारामापी क्वार्ट्ज या फास्फर ब्रांज का उपयोग किया जाता है, क्यों बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनकी प्रत्यास्था क्या होती है अधिक होती है। तो जो घड़ियां होती हैं वो दोलन पर काम करती हैं, माने सेल हम लगाते हैं तो उनके कुछ कण होते हैं जो इस तरह से क्या करते हैं दोलन करते हैं। ठीक है, तो यदि मैं मुलायम कोई दूसरा कण लगा दिया वो खुद ही खिंच गया है ना, तो उसमें दिक्कत होगी। इसलिए हम ऐसे पदार्थों का यूज करते हैं जिनकी प्रत्यास्था क्या हो अधिक हो, है ना, मजबूत पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्वार्ट्ज और फास्फर ब्रांज का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इनकी प्रत्यास्था कैसी होती है अधिक होती है। ठीक है, जल व वायु में, ये 2 बार हो गया है, में कौन अधिक प्रत्यास्थ है और क्यों। तो जल अधिक प्रत्यास्थ है वायु की तुलना में, क्योंकि मैं बोला कि जल जो ज़्यादा मजबूत होता है ना, जिसकी लंबाई आयतन में कम वृद्धि होती है वो अधिक प्रत्यास्थ माना जाता है। तो यदि वायु है तो हम वायु को सिकोड़ करके छोटे भाग में कर सकते हैं, क्या उतने पानी भरेंगे तो उतने सिकोड़ के कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जो जल है वो कम प्रत्यास्थ है, वो अधिक प्रत्यास्थ है, और वायु कैसा है कम प्रत्यास्थ। जिसमें ज़्यादा परिवर्तन होगा वो कम प्रत्यास्थ होगा। ठीक है, जिसमें कम परिवर्तन होगा वो ज़्यादा प्रत्यास्थ होगा, ऐसे समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि जल अधिक प्रत्यास्थ है वायु की तुलना में, जल कम संपीड्य होता है। संपीड्य का मतलब उसको कम दबाया जा सकता है। ठीक है, परंतु आयतन प्रत्यास्था गुणांक 1/, क्या होता है संपीड्यता, माने जिसकी संपीड्यता कम होगी उसका आयतन प्रत्यास्था गुणांक अधिक होगा। तो जल की संपीड्यता कम होगी तो उसका आयतन प्रत्यास्था गुणांक कैसा होगा अधिक होगा। अब देख लेते हैं पायसन निष्पत्ति किसे कहते हैं। तो पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहेंगे पायसन निष्पत्ति। अब पार्श्व का मतलब क्या है और यहाँ पर अनुदैर्ध्य का मतलब क्या है। तो जब लंबाई में वृद्धि होती है तो हम उसको बोलते हैं ये कैसी है अनुदैर्ध्य, और जब उसके क्षेत्रफल में कमी होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये क्या है पार्श्व विकृति हो गया। जैसे मेरे पास ये पेन है, यदि मैं इसको खींचता जाऊं तो ये थोड़ा दुबली होती जाएगी, पतली होती जाएगी। तो जो पतली हो रही है वह पार्श्व विकृति कहला गई, और जो लंबाई बढ़ रही है वो क्या कहला गई अनुदैर्ध्य विकृति कहला गई। इस तरह से तो यहाँ पर देखो ये माइनस डेल्टा टी और डी लिखा है, माने डायमीटर में, उसके डायमीटर में कमी होती है, व्यास में, तो व्यास को डायमीटर बोलते हैं। और ये लंबाई है, लंबाई में क्या हो रही है वृद्धि हो रही। तो किसी तार को खींचेंगे तो दुबली होगी, दुबली होने का मतलब उसका डायमीटर व्यास घटेगा और लंबाई क्या होगी बढ़ेगी। इसको फिर लिख दिए हैं यार, ये एल ऊपर चला जाएगा, डी कहाँ आ जाएगा नीचे। तो इस तरह से ये सूत्र है। फिर विद्युत पोल खोखले क्यों बनाए जाते हैं, तो जनरली देख लो ये स्टैंड भी है, तो स्टैंड भी अंदर से यहाँ पर ये क्या है खोखला है, बाहर मेटल लगा है। तो मैं तो सोचा कि यार बड़ा आदमी हो, थोड़ा मजबूत ले लेता हूँ। तो जो जितना अंदर से खोखला रहेगा वो उतना ही क्या रहेगा मजबूत रहेगा। ठीक है, मान लो एक पतली सी ये छड़ है, ये समझ लो ये पतली सी एक छड़ है, ठीक, और इसी छड़ का मैं पाइप बना दिया, ऐसे कर दिया उसी मटेरियल में। जैसे ये 1 किलोग्राम की थी, ये भी कितने का है 1 किलोग्राम का है। अब मैं पूछूं इनमें से ज्यादा मजबूत कौन है, ये वाला, क्योंकि जब आप खोखला करते हो तो उसकी मजबूती क्या हो जाती है बढ़ जाती है। इस क्यों बढ़ गई, क्योंकि इनके प्रत्यास्था गुणांक ऐसा हो जाता है अधिक हो जाता है।